हेलो एवरीवन। आज अपन प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको अपन आज देखेंगे। तो अपन जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की जो रे है, जो लाइट रे है, वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडिया में से गुजरती है तो उसका जो प्रोपोगेशन का पाथ होता है वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। जब प्रकाश किरण किसी भी पारदर्शी माध्यम में गुजरेगी, माध्यम एक ही होना चाहिए हो, तो उसका जो आपके पास में मार्ग होगा वो आपको एक सीधी सरल रेखा के रूप में मिलता है। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा, जब प्रकाश किरण माध्यम में परिवर्तन कर लेती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, तो क्या होगा, इसको अपन इसके अंदर समझेंगे। तो आपके पास में आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने यहाँ पर रे डायग्राम बनाई है। इस रे डायग्राम में यहाँ पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दो आपके पास दो माध्यमों के इंटरफेस है, अंतरापृष्ठ हैं जो दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग करते हैं। ऊपर का जो माध्यम है हमने लिया है, ये विरल माध्यम है, वायु माध्यम है, इसका अपवर्तनांक अपन ने n1 माना है। दूसरा जो माध्यम है वो कांच है, ये एक डेंसर या सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक अपन ने n2 लिया है। और यहाँ पर एम एन एम डैश एन डैश, ये दोनों के लिए अभिलंब हो जाते हैं। ये दोनों पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हैं। यहाँ पर ओ और ओ डैश, ये दो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हैं, ये दोनों आपतन बिंदु हैं। तो अब अपन इसको आगे देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि एक प्रकाश किरण है, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। ये आपके पास में प्रकाश किरण है, इसका रेरर मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी है वो v1 है, जो डेंसर मीडियम में जाकर v2 हो जाती है। इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो इंसिडेंट रे थी वो जैसे ही एक्स वाई पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है, अंतरा पृष्ठ से टकराने के बाद में माध्यम परिवर्तन करती है और ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसका जो पाथ था वो ये होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मीडियम में चेंज हुआ, ये अपने पाथ में चेंज कर लेती है और ये थोड़ा सा डेविएट होकर, ये नॉर्मल की ओर डेविएट हो रही है और डेविएट होकर ये आगे की ओर रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने प्रारंभिक मार्ग को छोड़ देती है और दूसरा मार्ग अपना लेती है। और ये जो प्रारंभिक मार्ग से विचलित होने की घटना है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कहा जाता है। यहाँ पर आपके पास में ये जो फिनोमिना मिलती है, इसको अपन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कह देते हैं। यहाँ पर आपके पास आपने देखा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित होती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, मूल मार्ग को छोड़ देती है और डेविएट होकर दूसरा मार्ग ले लेती है, दूसरे पाथ पर ये चली जाती है। और इस प्रकार की जो फिनोमिना आपको मिलती है, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब कोई भी प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को मिलाने वाले अंतरा पृष्ठ पर टकराने के बाद में, इस इंटरफेस पे टकराने के बाद में, ये अपने मूल मार्ग में परिवर्तन कर लेती है और इस परिवर्तन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा कि प्रकाश किरण पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है और फिर यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो आपके पास में इसकी अगर अपन डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे होगी, डेफिनेशन से पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर जो एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, वो आपके पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, इसको अपन आपतन कोण बोल देते हैं। और फिर यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, जो अपवर्तित किरण है उसके बीच में, या विलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या आपके पास अपवर्तन कोण हो जाता है। इसको अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन आगे देखते हैं। तो एम डैश एन डैश और एम एन आपके पास में दो नॉर्मल हैं। ठीक है, n1 और n2 आपके पास में इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है वो दो माध्यमों को अलग करने वाले पृथककारी अंतरापृष्ठ हैं। तो अगर अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो इसको परिभाषा अपन देखते हैं कि जब कोई भी प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से
दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस विचलन की घटना को ही अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और ये हमेशा दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर होता है। तो इस फिनोमिना के अंदर जो इंसिडेंट लाइट रे है वो अपने पाथ में चेंज करती है, कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जाती है, और इस फिनोमिना को अपन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कह देते हैं। और ये केवल दो मीडियम को मिलाने वाले इंटरफेस के ऊपर ही हमें प्राप्त होता है। इसके अंदर आपके पास में नेक्स्ट जो आता है वो अलग अलग कंडीशंस को अपन देखेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन अपन देखते हैं वो किस प्रकार से होगी। तो उसमें अपन ने देखा कि पहला जो आपके पास में है कि जो प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण रेरर मीडियम से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है। तो क्या होता है? तो जब प्रकाश किरण, जो आपतित प्रकाश किरण थी, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो वो अपने मूल पथ को छोड़ती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर ये अभिलंब की ओर झुक गई है, और इस स्थिति में जो आपतन कोण है, एंगल आई का मान एंगल आर से ज़्यादा हो जाता है। आपतन कोण की वैल्यू एंगल आर से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर एंगल आई ग्रेटर देन हो गया एंगल आर। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिससे एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर मिल जाता है आपको। ठीक है। और दूसरी स्थिति अपन देखते हैं कि यदि यही प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन दिखाए तो कैसा होगा। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और इस स्थिति में एंगल आई लेस देन एंगल आर, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम हो जाएगा। यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये सघन माध्यम था कांच का, ये विरल माध्यम है वायु। प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित होती है, इसका मूल पथ ये होना चाहिए था जो डॉटेड दिखाया गया है, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाती है, और दूर हटने के बाद में तेज़ी से निकल जाती है। ठीक है। तो जब प्रकाश किरण यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट होगी तो वो हमेशा नॉर्मल से दूर हटेगी, और इस कंडीशन के अंदर आपके पास में जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास जो सेकंड मीडियम है वो रेरर मीडियम है। तीसरी कंडीशन आपके पास में आ जाती है कि यदि जो प्रकाश किरण है, यदि प्रकाश किरण इस नॉर्मल के ऊपर से, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से इंसिडेंट हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नॉर्मल या अभिलंब के अनुदिश से ही वो प्रवेश करे, तो क्या होगा? तो वो बिना विचलित किए, बिना विचलन दिखाए सीधी, बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजर जाएगी, और इस स्थिति में आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान 0 डिग्री हो जाएगा। इस स्थिति में आपके पास में दोनों ही एंगल 0 हो जाते हैं। यह आपके पास में प्रकाश का अपवर्तन घटना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि हमें प्रकृति में प्रकाश का अपवर्तन क्यों मिलता है, अपवर्तन का क्या कारण है, इसका कॉज अपन देखेंगे। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम के अपवर्तनांक परिवर्तित होते हैं। एक माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वो रेरर मीडियम हो जाएगा, एक का ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। और अपवर्तनांक परिवर्तन होने से जो प्रकाश किरण है उसके वेग में भी परिवर्तन होता है। जब वेग में परिवर्तन होता है तो आपके पास में ये अपवर्तन की घटना मिलती है। तो हम देखते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम के अपवर्तनांक में परिवर्तन होने से अपवर्तनांक भी परिवर्तित होंगे, तो उस प्रकाश किरण के वेग में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन के कारण ही हमें प्रकाश का अपवर्तन प्राप्त होता है। हम अपवर्तनांक की परिभाषा से जानते हैं म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन वी। अनुपातिक राशि है, निर्वात में प्रकाश का वेग c अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग v। इन दोनों का अनुपात आपको निर्वात अपवर्तनांक देता है। म्यू यहाँ पर अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें यहाँ पर अपन देख रहे हैं प्रकाश की जो चाल है वो कम होगी। ठीक है। तो यदि म्यू का मान अधिक है तो माध्यम सघन होता है, और यदि म्यू का मान कम है, जो आपके पास अपवर्तनांक है उसका मान कम है, तो विरल माध्यम आपको इसमें प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो वेगों में परिवर्तन के कारण प्राप्त होता है। और वेगों में परिवर्तन क्यों होता है? वेगों में परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश जिस माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो
माध्यम के अपवर्तनांकों में परिवर्तन होता है। तो अपवर्तनांकों में परिवर्तन से वेगों में परिवर्तन होता है, और प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण जो उसकी चाल है उसमें परिवर्तन के कारण ही हमें प्रकाश का अपवर्तन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपने पास अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं। तो अपने पास अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम कहता है वो कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अंतःपृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। तो अपन रे डायग्राम में देखें, ये आपके पास में है इंसिडेंट रे, ये आपके पास में है रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपके पास में नॉर्मल। यहाँ पर ये ओ आपके पास में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो अपन देख रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे एक्स वाई तल के अंदर स्थित हैं। तो ये आपके पास में पहला नियम हो जाता है, जिसके अनुसार आप देखते हो कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतःपृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होता है। दूसरा जो आपके पास में है वो एक तरह का रिलेशन है, एक अनुपात है जो आपतन कोण व अपवर्तन कोण के बीच में मिलता है। तो इसके अनुसार आपको मिलता क्या है, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की ज्या का अपवर्तन कोण की ज्या से अनुपात नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, और ये स्थिरांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। फॉर्मूले के रूप में अपन देखें तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n/1 इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट है, एक स्थिरांक है। तो अब आप देख सकते हो इसके अंदर कि जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर आपके पास में ये स्नेल का नियम बन जाता है। तो दूसरा नियम जो है वो स्नेल का ही नियम है, जिसके अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n/1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर ये आपके पास में माध्यम का अपवर्तनांक है। ये माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, जिसको n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर n/1 ग्रेटर देन 1 है तो एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर हो जाएगा, और प्रकाश किरण है वो रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, विरल से सघन माध्यम के अंदर अपवर्तित होगी। और अगर n/1 लेस देन 1 है तो एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर आपके पास में जो प्रकाश किरण है वो डेंसर से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट होगी, वो सघन से विरल माध्यम में रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो आपके पास में प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम थे। इन दोनों नियमों को अपन देखते हैं। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतःपृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा कहता है आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कांस्टेंट रहता है, जिसको अपवर्तनांक के बराबर लिया जाता है। ये आपके पास में स्नेल्स लॉ है। ठीक है। अगर अपन इसको और देखें तो अपन इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपके पास में हो जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, क्योंकि आपके पास n/1 की वैल्यू n2 अपॉन n1 पहले अपवर्तनांक व दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का ये आपके पास में रेशियो है। तो n/1 है तो n/1 के लिए जो पहले है वो ऊपर आएगा, जो बाद में है वो नीचे आएगा, तो n2 अपॉन n1 हो जाएगा। इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर आपके पास में इस नियम का एक दूसरा रूप भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला आपके पास में आता है जो रिफ्रैक्शन की जो प्रोसेस है, इसमें आपके पास में जो प्रकाश की स्पीड है और इसकी वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज्ड रहती है। प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य तो परिवर्तित हो जाएंगी, जबकि जो आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है। क्योंकि अपन जानते हैं कि अपवर्तन की घटना के अंदर दो माध्यमों का अपवर्तनांक परिवर्तित होता है, और उस अपवर्तनांक के कारण एक माध्यम सघन बन जाता है, दूसरा विरल बन जाता है, और जिससे प्रकाश के वेग में भी परिवर्तन होता है। प्रकाश किरण विरल माध्यम में तेजी से गमन करती है, उसकी चाल ज़्यादा होती है, जबकि सघन माध्यम में प्रकाश धीरे चलता है। तो आपके पास जो प्रकाश की चाल है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है तरंग दैर्घ्य के, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आपके पास में कांस्टेंट आता है फ्रीक्वेंसी के रूप में।
तो v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा हो जाता है। तो v में भी चेंज होगा, तो v में चेंज होगा तो दोनों समानुपाती हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो वेग में परिवर्तन होने से तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाएगी, चाल परिवर्तित होगी, तो इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम बनी रहेगी। एक प्रकाश किरण के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम बनी रहती है। फिर आपके पास में दूसरा जो पॉइंट आता है वो आ जाता है अपवर्तनांक होता क्या है। तो किन्हीं भी दो अलग अलग माध्यमों में अगर हम प्रकाश की चाल का अनुपात ले लें, दो माध्यम हैं उनमें प्रकाश की चाल जो उसकी स्पीड है उनका रेशियो ले लेते हैं, तो आपके पास में अपवर्तनांक मिल जाता है। तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात हमेशा अपवर्तनांक कहलाता है। और यदि प्रकाश निर्वात से, वैक्यूम से किसी मीडियम में इंटर होता है, किसी भी मीडियम में इंटर होता है, तो इस प्रकार जो आपके पास में जो अपवर्तनांक होगा उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। उसको आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे। जब वैक्यूम से किसी मीडियम में प्रकाश इंटर होता है तो आपके पास में ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, और इसका फॉर्मूला n इक्वल टू सी अपॉन वी आ जाता है। अगर अपन इसकी डिपेंडेंस देखें, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो ये नेचर ऑफ द मीडियम पर, माध्यम की जो प्रकृति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट पर, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे, जो माध्यम का तापमान होगा उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपके पास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है, वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। माध्यम की प्रकृति कैसी है, माध्यम पर में ताप कैसा है, और माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है। इन तीनों चीज़ों पर ही माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। नेक्स्ट अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट देखेंगे। इसको अपन उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इफ द फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड सेवरल रिफ्रैक्शन इज रिवर्स्ड, इट्स रिट्रेसेस इट्स पाथ एग्जैक्टली। इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण है उसका कई बार अपवर्तन होता है, तो उसका जो अपवर्तन के बाद में, कई बार अपवर्तन होने के बाद में जो फाइनल पाथ होगा, जो अंतिम उसका पथ होगा, वो भी उत्क्रमित हो जाता है, रिवर्स्ड हो जाता है। और वो जो अपना इनिशियल पाथ था, जो पहले वाला पाथ था, उसी पर ही वो आ जाती है, उसी पर लौट आती है, उसी का अनुसरण करती है। तो अपन देखें कि यदि कोई प्रकाश किरण अनेक अपवर्तनों के बाद में लौटती है तो उसका जो अंतिम पथ है वो उत्क्रमित हो जाता है, और वो अपने प्रारंभिक पथ का अनुसरण करते हुए लौट आती है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये माध्यम के अपवर्तनांकों के मध्य रिलेशन देता है। तो n21 माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक इंटू n21 माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर n12 इक्वल टू, ये नीचे चला गया तो यहाँ पर 1 अपॉन n21 हो गया, ये आपके पास में रिवर्स्ड हो गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे n12 इक्वल टू, क्योंकि n1 पहले का अपवर्तनांक अपॉन दूसरे का अपवर्तनांक, ये n1 अपॉन n2 हो गया। वैल्यूज़ अपन ने सब्सटीट्यूट की तो n1 अपॉन n2 इक्वल टू 1 अपॉन n2 अपॉन n1, इसको इधर ले गए तो आपके पास में ये वैल्यू इक्वल हो जाती है 1 के। अगर आपके पास में माध्यम जो है वो इस प्रकार से हैं कि एक माध्यम ग्लास है, एक माध्यम एयर है, एक माध्यम वाटर है, तो आपके पास अगर दो माध्यमों की बात करते हैं, मान लो दो मीडियम आपके पास में ग्लास और एयर हैं, तो एन जी ए इंटू एन ए जी की वैल्यू इक्वल होगी 1 के। इसी तरह से आपके पास अगर तीन माध्यम है तो तीनों के अपवर्तनांकों के जो आपकी वैल्यूज़ है, रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उनकी वैल्यूज़ जो है एन जी डब्ल्यू इंटू एन डब्ल्यू ए इंटू एन ए जी इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है। अब अपन इसको अगर स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग देखें तो स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग आपके पास में साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। और अपन जानते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से n इक्वल टू होता है c अपॉन v। तो यहाँ पर अपन n1 और n2 के वैल्यू इस फॉर्मूले के रूप में वैल्यू रखते हैं, तो c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1। तो यहाँ पर अपन इसको रिवर्स करके c से c कैंसिल कर देते हैं, तो अपन देखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू v1 अपॉन v2 के इक्वल आ गई है। तो यहाँ पर आपके पास में हम ये भी जानते हैं कि v स्पीड है, वेलोसिटी है, और इसकी वैल्यू न्यू इंटू लैम्डा के लिए होती है। तो अपन
यहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो v1 की जगह ये सब्सटीट्यूट कर दिया न्यू इंटू λ1, v2 की जगह न्यू इंटू λ2, कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट कैंसिल हो गया। तो अपन देखते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल का जो नियम था उसकी फॉर्म n2 अपॉन n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 अलग अलग पदों के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट अपन एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये अपन को रे डायग्राम दिया गया है। इस रे डायग्राम के अंदर अलग अलग मीडियम हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं n1, n2, n3 और एक लाइट रे इस पर इंसिडेंट हो रही है, इन मीडियम्स में रिफ्रैक्ट हो रही है और वापस लो फिर इस प्रकार से रिफ्रैक्शन दिखाकर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि दी गई प्रकाश किरण के पथ से अलग अलग अपवर्तनांकों से क्या निष्कर्ष निकलता है। ये अलग अलग डिफरेंट पाथ हो रहे हैं, इनसे अपन क्या कंक्लूजन निकालते हैं, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें मिल रहा है, तो इसको अपन कैसे करेंगे। तो अपन देख रहे हैं कि जो PQ प्रकाश किरण है ये अपवर्तन के बाद में इसका मूल पथ ये होना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक रही है और अभिलंब की ओर झुक रही है, यानी कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर माध्यम 2 माध्यम 1 से ज़्यादा प्रकाशिक घनत्व का होता है। यहाँ पर जो प्रकाशिक घनत्व है ये घनत्व से अलग टर्म होती है। ये आपके पास ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग का रेशियो होता है, जबकि अपन डेंसिटी की जब बात करते हैं तो वो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाती है। तो यहाँ पर जब दो प्रकाश किरणों की चाल जो है, ये दो माध्यमों में प्रकाश किरणों की जो चाल है उनका अनुपात जो होगा वो आपको ऑप्टिकल डेंसिटी देगा, जबकि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो आपको डेंसिटी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि माध्यम 2 माध्यम 1 से ज़्यादा सघन है और इस स्थिति में n2 ग्रेटर देन हो जाएगा n1। तो आप देखोगे कि जो PQ लाइट रे है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है और आपके पास में फॉर्मूले में जो माध्यमों के अपवर्तनांक है उनमें रिलेशन मिलता है n2 ग्रेटर देन n1। अब अपन आगे देखते हैं, तो आगे अपन देखते हैं QR जो प्रकाश किरण है वो अपवर्तन के बाद RS के रूप में, ये जो प्रकाश किरण थी ये अपवर्तन के बाद RS के रूप में अभिलंब से अधिक दूर हट रही है। अधिक दूर हट रही है मतलब यहाँ पर जो आपके पास एंगल बनेगा R2, इसका मान माध्यम 1 से अधिक है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि माध्यम 3 जो है माध्यम 1 से भी रेयर है, विरल है। तो इस स्थिति में n2 जो है, n2 की जो वैल्यू है आपके पास वो n2 ग्रेटर देन हो जाएगी n3 और जो आपके पास R2 एंगल है उसकी वैल्यू हो गई एंगल I से ज़्यादा। तो अगर कंक्लूजनली अपन लिखें तो अपन देख रहे हैं कि n3 काफ़ी हल्का है, उसके बाद में n1 हल्का है और उसके बाद में n2 सबसे सघन है। तो n3 लेस देन हो गया n1 लेस देन हो गया n2। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरण है वो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुसार ही अपवर्तन दिखाती है और उसी प्रकार से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो चेंज होता है।